स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार डीलेट रैंक 1 बैच के क्लास में। और आज का क्लास सच में होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज लाइव नहीं बल्कि ये लाइव प्रीमियर वीडियो चलने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये आप लाइव ना आकर के लाइव की तरफ प्रीमियर चला रहे हैं, डेट मीन्स आप अवेलेबल नहीं है स्टूडियो पर, इसीलिए इसी कारण शायद आप लाइव प्रीमियर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, पता है मैंने सोचा कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन जहां से भी प्रश्न उठाए जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा मैंने किया प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हुए। मैंने देखा प्रीवियस ईयर में वो पूछा गया है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो वहां से उस चैप्टर के सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, ज्ञापन एकेडमी पूरी टीम का बस एक ही आदत है कि इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल की, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं ज्ञापन एकेडमी टीम की तरफ से, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आंसर झटके से लगा दें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरा लाइव प्रीमियर वीडियो देख रहे हैं तो 2 बजे से लाइव प्रीमियर चल रहा है, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और शाम के समय में आफ्टर लाइव प्रीमियर देख रहे होंगे तो गुड इवनिंग, और सुबह के समय में देख रहे होंगे अगले दिन तो गुड मॉर्निंग। चलिए जो लोग सलाम कर रहे हैं वालेकुम सलाम, जो लोग राधे राधे बोले उन्हें राधे राधे, और जो लोग जय भीम बोले उन्हें जय भीम। तो चलिए क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से आंसर लगाना है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि आज लाइव प्रीमियर चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि अगले दिन मैं इसका उजागर कर सकूं। यहां आप देख सकते हैं कि आज ये 8वां दिन है ना। ये साइंसलिस्ट डे 8 है, यानी 8वां दिन है। अब थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर देना है। यहां देख सकते हैं कि दृष्टि दोष, ओ माय गॉड, दृष्टि दोष। मैंने दृष्टि के अंदर दोष को समझाया था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दृष्टि के अंदर दोष को समझाया था और मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें देखो नाम रहेगा ना जब, तो उस नाम के जस्ट अपोजिट उसका डिफिनेशन चलता है। निकट दृष्टि दोष में ऐसा लगता है ना कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है दृष्टि दोष, विजन डिफेक्ट में निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे। सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, यानी दूर की वस्तु साफ ना दिखना। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपने आंसर लगाया? आप कहेंगे यस सर हमने आंसर लगाया। चलिए अब अगला प्रश्न, तब इसका भी उत्तर लगा दीजिए। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? मैं आपको बता दूं, ये वही अम्ल हुए जिसकी पहचान के लिए पीएच मानदंड का प्रयोग किया गया, मानदंड का प्रयोग किया गया। जिसकी खोज की बात करें, जिसकी खोज की बात करें तो सोरेनसन ने किया था। यहां से भी एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जिसकी खोज सोरेनसन ने किया था और बताया था कि 7 से कम जाने पर, यानी 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। प्रबल क्षार तो 14 और 0 को प्रबल अम्ल और 7 को उदासीन समझा जाता है। आसान लगा? आप कहेंगे यस सर। अब अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 7 से तो अधिक होगा नहीं, 7 के बराबर तो होगा नहीं, 7 से कम हो जाएगा, 14 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, आप प्रीवियस ईयर एक बार निकाल करके देख लीजिए, तभी आप हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं। अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? अम्ल का प्रमुख स्रोत है नानी का ट्रिक। तो साइट्रिक अम्ल नींबू और नारंगी में पाया जाता है, तो नींबू में तो ये भी अम्ल ही पाया जाता है। बट नमक क्या है? लवण है ना। चीनी क्या है? मतलब ये मीठा है, तो मीठा है तो थोड़ा सा अम्लीय होता है, लेकिन उसको नींबू के अगर सापेक्ष रखा जाए तो नींबू को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, तेल तो होगा नहीं, इसलिए नींबू क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न
कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो यू विल पिक द राइट आंसर। हम इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। हाँ, यहां पर आप कहेंगे कि सर सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, सूक्ष्म का मतलब ही होता है, सूक्ष्म का मतलब ही होता है एकदम छोटा, एकदम छोटा, है ना? और जीव का मतलब होता है जान रखने वाला। तो ऐसे जान रखने वाला छोटा जीव जिसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो भाई मेरे, सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि इसका नाम भी रखा गया है क्या चीज? सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म माने छोटा और दर्शी माने देखने वाला। दर्शी माने देखने वाला। देखो कितना सिंपल बना रहा हूं, देखने वाला। देख रहे हो ना? तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर को तापमान इस्तेमाल करने के लिए, तापमान को मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग, बैरी पिया बड़ा दुख दिला, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अच्छा, दूरबीन का माने दूर की चीजों को पास में करके देखने के लिए। तो यहां आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। अब अम्ल क्षार एसिड बेस अभिक्रिया से क्या होता है? ये 10th बेस क्वेश्चन है और यहां पर बिहार डीएलएड में भी पूछा गया प्रश्न है। व्हाट इज फॉर्म्ड इन एन एसिड बेस रिएक्शन? अगर इफ यू आर, ठीक है ना, रिएक्टिंग विथ एसिड एंड बेसिस, देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड? क्या उत्पन्न होगा? तो आप कहोगे सर जब भी कभी हम HCl को, है ना, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सर हमको तो लगता है कि NaCl प्लस H2O यानी कि लवण तथा जल निर्माण होगा, लवण तथा जल निर्माण होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 100% राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें तो लवण का उदाहरण कौन सा है? तो भाई NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन बराबर NaCl, ये हो गया आपका लवण। ये हो गया आपका जठर रस, जठर रस, या हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं, है ना। ये हमारे अमाशय के अंदर, इसका स्थान कहाँ है? अमाशय के अंदर ये निकलता है, जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये हो गया प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और ये हो गया प्रबल अम्ल, ये हो गया प्रबल अम्ल। एकदम सिंपल टू हार्ड लेवल के हर एक क्वेश्चन में करवा दूंगा ताकि मैं एकदम बिल्कुल फ्री हो जाऊं, टेंशन फ्री हो जाऊं, है ना। यहां देखो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं बाबू। ये कार की बैटरी में तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तेजाब के रूप में यूज किया जाता है ना। क्या आपने सुना ध्यान से मेरी बातों को, है ना। इसका पीएच मान की बात करें, पीएच मान की, तो 14 होता है और इसके पीएच मान की बात करें तो लगभग 1.2 होता है, बहुत खतरनाक। इसलिए NaCl जिसका पीएच मान 7 होता है, बस इसी को ले लो ना, बस बात खत्म। जीव विकास या जैव विकास, एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया है? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो चार्ल्स डार्विन ने, है ना। न्यूटन ने तो गति के नियम को बनाया। आइंस्टीन ने क्या किया? भाई साइंस में भी इनकी भूमिका रही है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था खोजने में काफी अच्छा भूमिका रहा अल्बर्ट आइंस्टीन का। और साइंस, आधुनिक साइंस के पिता के नाम से भी हम जानते हैं। और मेंडल की बात करें तो ये मेंडल हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम पूरा है, और जो कि ये मटर के पौधों पर आनुवंशिकता की खोज किया था और मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग करके आनुवंशिकी के बारे में बताया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं मेंडल को आनुवंशिकी के पिता। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे जैव विकास के सिद्धांत देने वाला। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? देखा ना, हु इज द फादर ऑफ हेरिडिटी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीनेटिक्स। तो ये आप कह सकते हो किससे? तो लुई पास्चर को नहीं कह सकते हो भाई यहाँ पर, है ना। लुई पास्चर तो फर्मेंटेशन की खोज किया था भाई, फर्मेंटेशन की खोज किया था। न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन जैव विकास का खोज किया था, चार्ल्स डार्विन। और कहीं ना कहीं से मेंडल क्या है? आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, है ना। जीव जनन, रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन?
तो आपको आंसर लगाते जाना है। हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अरे ये लाइव प्रीमियर खत्म हो जाए ना तो उसके बाद से हम बाद में 2x में करके देख लेंगे। ऐसे बच्चों की रिजल्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो इसलिए बड़े ही शांति से हर एक क्वेश्चन का लाइव आंसर लगाओ ना, मैं देखूँगा और अपना लास्ट में स्कोर भी बताना। जीव जनन रिप्रोडक्शन का मुख्य है ताकि हमारा वंश कामयाब रह सके, प्रजाति को बनाए रखने के लिए, है ना? ज़िंदा रहने के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। ज़िंदा रहने के लिए एक जान ज़रूरी है सनम, ऐसा नहीं है। मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए अ, ज़रूरी नहीं बल्कि अपने वंशानुक्रम को चलाए रखने के लिए ताकि तुम जब मर जाओ तो तुम्हारा बेटा-बेटी रहे तो उससे तुम्हारा याद किया जाएगा, हाँ, तू केकर लइका हुआ? तो फलनिया मियाँ के। अच्छा, तू केकर लइका हुआ? तो फलानवा कुमार के। अच्छा, एकर मतलब कि फलानवा कुमार फलानिया मियाँ कोई था, है कि नहीं? तो वंशानुक्रम को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए रखने के लिए, बरकरार को रखने के लिए, है ना? यहाँ देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है ना? और अग्नाशय की एक सबसे बड़ी खूबी मैं बताऊं, इसको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के नाम से जाना जाता है ना? पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसको यूँ समझ लो तो हमारे वृद्धि के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। और यकृत की अगर बात करें तो ये यकृत जो होता है ना बाबू, ये यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कमेंट करके बताओ आप, है ना? अब बताते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या स्रावित करती है। तो भाई ये हार्मोन, कभी भी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं ना वो हार्मोन स्रावित करते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि धातु की विशेषता क्या होती है? धातु क्या भंगुर होते हैं? नहीं रे बाबा। विद्युत के कुचालक होते हैं? नहीं। चमकदार जरूर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसका माने यूं समझ लो तो बारीक उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसके वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मुलायम नहीं होते हैं, हाँ मुलायम नहीं होते भाई, लेकिन कुछ मुलायम के अपवाद भी है, ऐसा बात नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है अधातु नॉन मेटल की विशेषता क्या है? अधातु की, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मेरे को यही दिख रहा है, तन्य तो नहीं, चमकदार तो नहीं, कठोर तो नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 100% राइट आंसर। अब आ जाओ, मानव में पोषण से सवाल उठा सकता है। मानव में पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, है ना? तो ऊर्जा प्राप्त करना, बात सही है, खेलना नहीं, सोना नहीं, बोलना नहीं, मेन काम है ऊर्जा प्राप्त करना, बाकी सब खेल सोना मोना टोना सब हो सकता है बाद में। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो भाई इसका मेन काम होता है ऊर्जा देना, है ना? शरीर को बनाने का काम प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का होता है ना? रोग बचाव के लिए तो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है जो हमारे इम्यून लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम अच्छा भागीदारी अपना रोल प्ले करता है। फिर अगला सवाल है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आप आंसर लगा दो क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसी का डिस्कस किया। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण, है ना? शरीर का निर्माण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 100% राइट आंसर। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस में होता है भाई? सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं, तो दही बनाने में। और दही किससे बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है ना? पत्थर बनाने में नहीं हो सकता, लकड़ी बनाने में नहीं, प्लास्टिक बनाने में। अगला प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा रहता है? आप बच्चों वाली एक प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है? H+ आयन। और क्षार OH ऋण आयन। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा ना, खट्टा हाँ, कड़वा नहीं, नमकीन नहीं। कड़वा तो क्षार का होता है, इसलिए खट्टा हो जाएगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो भाई आप कहोगे कड़वा होता है। आप कहेंगे सर आप बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन कहेंगे आप सब सही आंसर लगा करके कमेंट में करोगे? कमेंट में करना कि बिल्कुल आपने 40 प्रश्न पूछा और 40 में मैंने 40 सही कर दिया। एकदम सिंपल ही क्वेश्चन में, इसीलिए तो आपका पूरे आईक्यू टेस्ट लेवल की देखना चाहता हूँ। मैंने आपका आईक्यू इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब जो है ना, आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपके आईक्यू लेवल की जांच करने के लिए मैं ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाया हूँ। मानव में पाचन कहाँ शुरू होता है? वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन? तो मानव में पाचन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन वो पूछता है BR DLN। मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भाई मुंह से शुरू होता है, मुंह से, है ना? अब आ जाओ इंग्लिश की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ केक? ए पीस ऑफ केक, देखा ना? ए पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी, वेरी इजी टास्क,
है ना, ऑप्शन बी। ये आपको इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस? है ना, क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, है ना, ब्रेक द आइस या टू गेट एंग्री या टू फील कोल्ड, नहीं, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। छोड़ो यार, है ना। तो यहां पर देख सकते हैं, आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए सेंटेंस क्लोज द डोर का मतलब। अब देखो, कुछ सेंटेंस होते हैं जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। मैंने इसके सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया। ज्ञापन फॉर एवरीथिंग चैनल है जिस पर मैंने टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो काफ़ी रैंकिंग कर रहा है, वो बिगिनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी आ जाए डिक्लेरेटिव, तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें इस बात को डिक्लेयर किया जा रहा है, मतलब कि उसमें कोई फेरबदल नहीं। जैसे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है ना। अच्छा, इंपरेटिव में क्या होता है? किसी पर इम्पैक्ट डाला जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर किया जाता है, यार सिट डाउन, गो देयर, क्लोज द डोर वगैरह, ये सब चीज होती है। एक्सक्लामेटरी में हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क्स, वाव, या कभी कहा जाता है उसने कहा वाव, उसने बोला तुम जाओ, तो ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो क्लोज द डोर क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। इंग्लिश के मामला में पूरे बिहार में आप कहीं भी खोज लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कंपैरिजन कर लो। मैं जितना सिंपल तरीके से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आज गूगल सर्च इंजन में भी मेरा नाम रैंक कर रहा है। जरा सोचो कि क्यों। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूँ, गूगल खुद मेरी तारीफ करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने देखा बिहार डीएलएड इंग्लिश बेस्ट टीचर, तो मेरा नाम आ रहा है। बच्चों ने लिख करके भेजा हमारे पास, सपोर्ट टीम को, सपोर्ट टीम मेरे को दिखाया, फिर मैंने उसको टेलीग्राम पर डाला। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। देख रहे हो ना, एक्सक्लामेशन मार्क देखते ही आपको लगा देना है एक्सक्लामेटरी। कितना आसान है। अगला प्रश्न, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, राम रूट। तो मैंने बोला है कभी भी मान के चलो राम हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, प्लस मेन वर्ब टू प्लस अदरक लहसन प्याज, जब भी मेन वर्ब टू में हो, ऑप्शन में जानते हो क्या देखना है? ऑप्शन में बस देखना है कहीं भी दिख जाए वाज या वेयर, कोई एगो इस्तेमाल होगा, प्लस V3, है ना। वाज वेयर के बाद V3 दिखाई देगा। कहीं भी दिखाई दे रहा है, ईज के बाद तो पक्का गलत हो जाएगा। वाज के बाद दिखाई दे रहा है, वाज के बाद दिखाई दे रहा है, बट इसके बाद अब यहाँ पर मामला क्या होगा कि जो ये ए लेटर है ना, वो पहले आ जाएगा राम का पोसेसिव केस, बाई राम हो जाएगा। तो बाई राम तो यहाँ दिख रहा है और ए लेटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 100% राइट आंसर। मैंने इसका भी बहुत सिंपल तरीके से, और हर संडे को मेरा ज्ञापन फॉर एवरीथिंग पे एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल के समझा करके हर एक एक क्वेश्चन को टच कराऊंगा। मेरा पूरा वादा है आप सभी से कि हर संडे को मैं 4 से 5 वीडियो दे दूंगा ना, एग्जाम होने से 4 से 5 वीडियो अगर मैं दे दूं हर संडे को, तो समझ लेना कि तुम्हारा 20 में 20 पक्का है। बस एवरीथिंग पर मेरा इंग्लिश वाली से जो है ना सीरीज को देख लेना। अभी सिर्फ पहला टॉप 100 का चला है, फिर टॉप 100 का लाऊंगा, बड़ा इत्मीनान से समझाऊंगा, बड़ा इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, देख लेना भाई। मैं तो यही कहूंगा, एवरीथिंग एकदम बेसिक बिगिनर वालों के लिए। चेंज इनटू एक्टिव, द वर्क वाज डन बाय सीता, यानी कि इसको एक्टिव में बदलना है, पैसिव में है। तो वाज के बाद V3 कब लगा है? जब मामला पास्ट में होगा, यानी कि सीता डिड द वर्क होगा, है ना। ऑप्शन बी, ये पास्ट में था तभी तो वाज लगाया गया है। अगला प्रश्न, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन द सेंटेंस ही सेड आई एम हैप्पी, है ना। तो यहां देखो, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन द सेंटेंस ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड, कौन सा पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में? तो भाई इसमें तो फुल स्टॉप भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कोटेशन मार्क भी इस्तेमाल हुआ है ना, और क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल होते हैं। कुल मिला जुला करके हम कोटेशन मार्क के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। सेंटेंस में आई एम हैप्पी, है ना। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड, वेयर आर यू गोइंग, है ना। विच पंक्चुएशन मार्क, तो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो, यहाँ पर ये हाईलाइटेड हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, है ना।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है और बहुत बार पूछा गया, तो वेरी रेयरली के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड? है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि कहीं ना कहीं से टू मेक मिस्टेक की टू हिट समथिंग हार्ड या टू गेट एंग्री। तो देखो, अगर कांटी को एक समझ सकते हो ना कि एक मुख्य बिंदु पर ठोकने का अर्थ, हिट करने का अर्थ होता है मतलब टू हिट समथिंग हार्ड हो जाएगा, या टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट भी हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि मैंने टू हिट समथिंग राइट, एक मिनट, मैं इस पर क्या बताया था एक बार, ये क्वेश्चन के साथ दो ऑप्शन हो रहा है, थोड़ा सा मैं देख लूं। आह, अब ये मत सोचना कि सर देख कर बता रहा है, बिल्कुल मैं देख करके ही बता रहा हूँ, है ना। क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, इडियम एंड फ्रेजेस। देखो, यहाँ पर दो अलग अलग बातें आ रही, टू हिट समथिंग हार्ड और टू से समथिंग एग्जैक्टली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर दोनों पर मेरा ध्यान जा रहा था, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट। मैंने ऐसा यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस का अर्थ निकल रहा है, जैसे लग रहा है कुछ चीजें कंसंट्रेट किया जा रहा है, तो टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, है ना। अच्छा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो पैसिव में बदलने के लिए तो एम इज आर प्लस बीइंग हो जाएगा। तो एम इज आर के बाद बीइंग देखना है, इज बीइंग है, यहाँ नहीं है ना। ए सॉन्ग बीइंग डायरेक्ट हो गया है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाई, अब इसको एक्टिव में बदलना है, तो एम इज आर प्लस भी थ्री तब हुआ है जब मामला प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना। तो ही राइट्स अ लेटर है, तभी जाकर के ए लेटर इज रिटन बाई हिम हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 100% राइट आंसर। उसके बाद से है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अल्लास ही से, ही इज डिड, बड़ा दुख हुआ कि वो मर गया, तो अल्लास में देख रहे हो ना, एक्सक्लामेटरी टाइप का है, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, है ना। उसके बाद से आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव की तरह क्वेश्चन है ना। उसके बाद से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहां देखो क्या हो रहा है, ए हिडन प्रॉब्लम, ए हिडन बेनिफिट, तो इन दोनों में, तो देखो, प्रॉब्लम, डेंजर और बैड सिचुएशन, ये एक जैसा लग रहा है, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ए हिडन बेनिफिट की तरह लग रहा है। थोड़ा सा मतलब इस पर गौर करने की कोशिश करो, है ना, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिवली इसमें हमको लग रहा है कि आएगा, है ना। और मुझे लगता है कि इसमें भी एक दो मतलब बता रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, तो ए हिडन बेनिफिट हो जाएगा यार, क्योंकि देखो, एक हो गया प्रॉब्लम, एक हो गया डेंजर और एक हो गया बैड सिचुएशन, तो इन तीनों को एक जैसा है तो काट दें, बाकी बेनिफिट, हिडन बेनिफिट वाला हम लेकर के चलेंगे, मतलब मेरा यहाँ सोच जा रहा है, और मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और जिस तरीके से डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ, तो इसी हिसाब से चलो तो बेहतर रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बी ही होना चाहिए, और बी ही है, क्योंकि मैंने अभी देखा
तो गूगला से पूछा तो गूगला चुट्टा कह रहा है का कि अलग अलग बता रहा है ना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तीन एक जैसा दिया है ना। तो इसके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक जगह से और पूछ लें। हमको लगता है कि ऑप्शन ए ही हो, बी ही होगा यार। बाकी अब आप लोग बताना, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक हो गया हिडन प्रॉब्लम, एक हो गया बिग डेंजर, एक हो गया बैड सिचुएशन, तो ये तीनों एक जैसा आता, तो मैं इसीलिए छांट लिया ऑप्शन बी का। बाकी देखो, इडियम एंड फ्रेजेस के साथ ना गूगला भी कभी कभी चकमका जाता है, ठीक है ना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर टीचेज अस। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस अदर क्लास एंड फिर, तो एम इज आर के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री डायरेक्ट देख लो। तो वी आर टॉट बाई द क्या हो जाएगा, अस, वी आर टॉट बाई द टीचर। ठीक है, वेयर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वी आर टीचिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वी आर टॉट बाई द टीचर। उसके बाद से है चेंज इनटू एक्टिव, वी आर टॉट। देखो एक और चीज, अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे या हमारे कंपटीटर होंगे, जो कोई शिक्षक भी होगा जो मेरे को देख रहा होगा, "हैं, सर जी इंग्लिश पढ़ाते हैं, किंग ऑफ इंग्लिश, किंग ऑफ ट्रिक मेकर समझते हैं, और खुद मोबाइल उठा उठा करके डाउट क्लियर कर रहे हैं।" अरे बकलोल, ऐसे लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं जो करता हूँ अपने बच्चों के सामने डायरेक्ट लाइव करता हूँ, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हम भाई इस धरातल पर इंग्लिश के महान टीचर नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम बड़ा सिंपल तरीके से और इजी ट्रिक और लॉजिक के साथ हम अपने विद्यार्थियों को समझा देते हैं। मैं ये बात किन से कह रहा हूँ, अपने कंपटीटर से कह रहा हूँ, जो मेरे से कंपटीशन करता है, जो मेरे से मतलब जो है ना कंपटीशन करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर टू डैट यार, तुम मेरी नुमाइश और मेरी बदनामी फैला करके और तुम मेरी शिकायत करके तुम आगे बढ़ भी गए तो क्या, एक समय आएगा कि फिर हम तुमसे आगे जाएँगे, है ना? तो कहने का मतलब है कि हमारी यही मेहनत होती है, हमारी यही लाइव क्लास होती है। अगर मैं चाहता तो बहुत पहले देखो, मेरी आदत क्या है ना कि मैं डायरेक्ट डीएलएड पर इंग्लिश के मामले में ऐसा पकड़ बनाया हूँ ना कि डायरेक्ट मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, क्वेश्चन में स्कैन करके लेकर के आ जाता हूँ और डायरेक्ट उसी समय मैं लाइव दिमाग लगाता हूँ। यही मेरे अंदर की, अब मेरिट समझो या डिमेरिट समझो, मैं डायरेक्ट लेकर के आता हूँ। जो दिक्कत होता है मैं अपने बच्चों के बीच डायरेक्ट मोबाइल उठाता हूँ, और ये तो पहली बार हुआ है, मतलब इडियम एंड फ्रेजेस के साथ थोड़ा सा हो जाता है, सबके साथ होता है। एक के कई मतलब हो जाते हैं, फिर लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, कभी लगेगा कि वो ऑप्शन सही होगा। चलो, वी आर टॉट बाय द टीचर, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्टिव में बदलना है, तो वी आर टॉट यानी मामला प्रेजेंट में होगा, तभी तो एम के बाद वी थ्री होगा। तो द टीचर क्या हो जाएगा, टीचेज अस, है ना। द टीचर टीचेज अस, ये हो जाएगा, द टीचर टीचेज अस। ठीक है, उसके बाद से जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही बॉट ए कार। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही बॉट ए कार। तो इसको मामला पास्ट में है ना, तो वाजवियर के बाद भी थ्री, तो यहाँ पर इज है ना, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, वाज बॉट यहाँ पर है, एम इज आर प्लस भी थ्री। अब आओ अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये तो डायरेक्ट डिक्लेयर किया जा रहा है ना, तो डिक्लेरेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बाकी लास्ट वाला प्रश्न का आंसर तुम बता सकते हो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए सेंटेंस, स्टॉप, यहाँ देख लो एक्सक्लेमेशन मार्क है, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लगा देना, लास्ट वाला। और बाबू मैं आपके लिए दे रहा हूँ ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, ये जरूर लगा देना, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40 का, 40 का बाबू क्या होगा, 40 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, मैं भी देख लूँ, ठीक है। अब अपना आंसर जरूर लगाना। चलो, अगर जिसको चाहिए कि हम टेलीग्राम से डायरेक्ट ये जो मैं पढ़ाया हूँ, जो भी बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हूबहू मिल जाए, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ज्ञापन डॉट एकेडमी। इंस्टाग्राम से जुड़ना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम में तरह तरह के वीडियो और एक्टिविटी डाले जाते हैं। व्हाट्सएप से भी जुड़िए,
यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन या अबाउट सेक्शन में दिया रहता है। ट्यूटर की बात करें तो ज्ञापन एकेडमी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। आइए, ज्ञापन एकेडमी जो कि दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट देता है। एक बार इसे जुड़कर पढ़कर देखो, समझ कर देखो, इसकी दामन थाम कर देखो, ये आपकी जिंदगी और आपके जीवन यापन और आपके प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एवाज सर का एक बहुत ही जबरदस्त कैंपेन चल रहा है जिसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, आपका भागीदारी होना बहुत जरूरी है। वो कैंपेन क्या है कि पढ़ाई को सिर्फ अपनी आदत ही नहीं बल्कि ताकत भी बनानी है। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल लाइव क्लास के साथ वापस आएंगे क्योंकि मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं अंत समय में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के बीच लाइव प्रीमियर कर दिया। और बाकी 40 में आपने कितना सही आंसर किया इसका जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा। बाकी जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय।